क्वेश्चन कर रहे थे क्या लास्ट क्लास में? और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर रेडियस आपको गिवन था ए, और यहाँ रेडियस हमें गिवन था बी, और आपसे पूछा था कि कर्व सरफेस से पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, अच्छा बताएं कि फील्ड लाइन एंटर कहां से कर रही है? ऐसे, और अच्छा बी से एग्जिट कर रही है, तो कर्व सरफेस पर क्या हो रहा है? फील्ड लाइन एंटर तो कर रही है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एंट्री है क्या? यहाँ पर एंट्री तो कर रहा है, यहाँ तक एंट्री कर रहा है। मतलब जब तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैक्सिमम एरिया नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैक्सिमम एरिया नहीं मिलेगा, तब तक फील्ड लाइन एंट्री करेगी, और मैक्सिमम एरिया के बाद फील्ड लाइन एग्जिट करने लगती है। अभी नहीं समझ, जब तक हमें मैक्सिमम एरिया नहीं मिलेगा फील्ड लाइन एंटर ही करेगी, और जब मैक्सिमम एरिया आ जाता है उसके बाद फील्ड लाइन क्या करने लग जाती है? एग्जिट करने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई आउट, एरिया वेक्टर किधर होगा? अभी यहाँ ये ए इन, और इसका एरिया वेक्टर फाइव सी का हमें नहीं पता, फाइव सी का अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट हमें ये पता है कि टोटल फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया जाए तो जितनी फील्ड लाइन एंटर करेगी उतनी फील्ड लाइन एग्जिट करनी चाहिए, और यहाँ पे वो वैल्यू आएगी 5 in प्लस 5 आउट, टोटल इज इक्वल टू 0। क्या होगा समझ में? अब इनकमिंग कहाँ से? इसके बाद 3 सरफेस है, ये फर्स्ट, एक कर्व सरफेस सेकेंड, और एक राइट वाली सरफेस थर्ड। दैट मीन्स 5(1) प्लस 5(2) टोटल इनकमिंग फ्लक्स प्लस 5 आउट, ये आउटगोइंग। तो आउटगोइंग साइड कौन सा है? थर्ड, ये 0 आना चाहिए। ये लॉजिक से ही सोल्व होगा, इंटीग्रेशन वगैरह से आप सोल्व नहीं कर सकते, किससे सोल्व करोगे? लॉजिक से। लॉजिक क्या है कि टोटल फ्लक्स होना चाहिए 0, टोटल होता है इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, दोनों का सम 0 आना चाहिए। इनकमिंग कहाँ से? सरफेस 1 सरफेस 2 पर इनकमिंग, सरफेस 3 पर आउटगोइंग। क्या हम 5(1) का वैल्यू बता सकते हैं? 5(1) माइनस ए पाई स्क्वायर, इनकमिंग नेगेटिव होता है कितने एरिया का? पाई स्क्वायर, तो ए पाई स्क्वायर, ये 5(1) का वैल्यू। 5(2) हमें कैलकुलेट करना है, और 5(3) का वैल्यू ए पाई बी स्क्वायर, और सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या लिखोगे? ए पाई, सोच लो एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? तो ये हो जाएगा ना, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सोच के बताना ये आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, नेगेटिव। देखो इधर किसका एरिया कम है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से कम आएगा, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू नेगेटिव, और वैसे भी इनकमिंग फ्लक्स आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब हो सकता है कि ऑप्शन में वही लिखा हो, करेक्ट है, या अगर विद साइन लिखा हो तो साइन के साथ हमें ऐसे लिखना होगा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इनकमिंग नेगेटिव होता है, तो हो सकता है ऑप्शन में विद नेगेटिव साइन दिया हो, नेगेटिव साइन के साथ देगा तो वैल्यू लिखेगा माइनस ए पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पॉजिटिव में लिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर स्मॉलर है, बी स्क्वायर ग्रेटर है, वैसे आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, दोनों आंसर्स पॉसिबल है, और इस तरीके से हम किसी कर्व सरफेस से पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब लॉजिक से चलो कि टोटल कितना होगा? 0। टोटल मतलब इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, दोनों का सम आना चाहिए 0। करेंगे नोट? तो एरिया कौन सा कंसीडर करना है? मैक्सिमम एरिया। कौन सा करना है? मैक्सिमम एरिया। और जो मैक्सिमम एरिया आप कंसीडर करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सोल्व होगा।
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इस एक्सिस के अराउंड देखोगे तो, लेकिन अगर परपेंडिकुलर के अराउंड देखोगे तो हमें देखना हमेशा परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। बिल्कुल बीचों बीच याद रख के देखो क्या लेफ्ट और राइट दोनों साइड का स्ट्रक्चर सेम आ रहा है क्या, इसका मतलब एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया। सिमेट्रिकल के लिए भी मैक्सिमम चाहिए, एसिमेट्रिकल के लिए भी मैक्सिमम चाहिए, लेकिन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बाय ऑब्जर्वेशन डायग्राम को देखते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैक्सिमम एरिया कौन सा रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मैक्सिमम एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यहीं पर हमें एक केस और मिलता है, कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जैसे आपको दिया गया स्फीयर, हमारा एक स्फीयर यहाँ पे रखा है, ठीक है, और ये आपने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस कर दिया, किसको प्लेस किया, स्फीयर को प्लेस किया, जिसका रेडियस कितना है r। अब आपसे पूछा कि इसके पे इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स का वैल्यू बताएं, तो स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल। पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बिल्कुल बीचों बीच हाथ रख के देखो क्या लेफ्ट और राइट साइड का स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। लेकिन पहले वाला केस सिमेट्रिकल नहीं था, वो क्या था, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में हमें किस बात का ध्यान रखना है, एरिया मैक्सिमम तो चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन लोकेशन फिक्स नहीं है। आप ये खुद देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैक्सिमम एरिया हमें कहाँ मिल रहा है, जहां मिल रहा है वही आपका आंसर है ना। इलेक्ट्रिक मैक्सिमम एरिया से पहले फील्ड लाइन एंटर करेगी, उसके बाद फील्ड लाइन एग्जिट करने लगेगी, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसी कैसे होता है, अगेन सिमेट्रिकल अगर स्ट्रक्चर है तो कहां से कट करें, कट फ्रॉम द मिडिल, कहां से कट करना है, कट फ्रॉम द मिडिल, बिल्कुल सेंटर से कट कर दो, और कट हमें करना है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मिडिल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप बिल्कुल बीचों बीच से कट करोगे, कौन सा एरिया मिलेगा, मैक्सिमम एरिया। कौन सा एरिया मिलेगा, मैक्सिमम एरिया। यानी अभी भी हमें मैक्सिमम एरिया ही चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैक्सिमम एरिया तक फील्ड एंटर करेंगे, उसके बाद एग्जिट करने लगेगी। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ज्यादा सोचना नहीं कि कहां मिलेगा, बिल्कुल बीचों बीच से कट कर दें। तो अगर एक स्फीयर को आप बिल्कुल मिडिल में से कट करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, सर्किल या डिस्क, सर्किल या डिस्क, एक नींबू लिया, नींबू को बिल्कुल बीच में से कट कर दिया, जो कटिंग सरफेस है वो कैसा दिखेगा, डिस्क। समझ में आ रही है, यानी अगर आप इसको बिल्कुल मिडिल से कट करो तो यहाँ पर एक डिस्क आपको दिखेगी बिल्कुल मिडिल में, और इसका जो एरिया होगा ये मैक्सिमम एरिया होगा। इससे जस्ट पहले एरिया कम होता जा रहा है, रेडियस डिक्रीज करेगा, इसके बाद भी रेडियस डिक्रीज करेगा। जब तक हम इस मैक्सिमम एरिया में पहुंच रहे हैं तो फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो एरिया वेक्टर बाहर मिलेगा। इस मैक्सिमम एरिया के बाद फील्ड लाइन आउटगोइंग बाहर निकल रही है, तो एरिया वेक्टर इधर आउटगोइंग पॉजिटिव होता है, इनकमिंग नेगेटिव होता है। जितना इनकमिंग का वैल्यू होता है उतना ही आउटगोइंग भी होगा, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 0। टोटल कितना आना चाहिए, 0। तो आपसे पूछेंगे भाई 5 इन कितना, आंसर माइनस ई पाई आर स्क्वायर, 5 आउट कितना, ई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये लॉजिक हमें पता है। अब मान लो आप आउटगोइंग का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं आउटगोइंग का, क्या आउटगोइंग तो पता है, तो इनकमिंग में इतना ही आना चाहिए। तो क्या इन दोनों को प्लस करोगे तो इनकमिंग इतना ही आएगा, माइनस ई पाई बी स्क्वायर। ये आउटगोइंग और इनकमिंग का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जितना आउटगोइंग उतना इनकमिंग, केवल डायरेक्शन में चेंज होता है, नेचर में चेंज होता है। इनकमिंग नेगेटिव आता है, आउटगोइंग पॉजिटिव आता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप प्लेस करेंगे टोटल कितना रहता है, 0। तो अभी भी टोटल कितना आया, तो दोनों में से आप जो भी कैलकुलेट कर पाओ, चाहे इनकमिंग सोल्व कर पाओ या आउटगोइंग सोल्व कर पाओ, सोल्व कर लें। आउटगोइंग पॉजिटिव रहेगा उतना इनकमिंग में हमें मिलना चाहिए, इनकमिंग हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो बिल्कुल मिडिल में से कट करें, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैक्सिमम एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो एरिया है वहां तक फील्डर एंटर करेंगे, उसके बाद एग्जिट करने लगेगी, तो इनकमिंग भी मिलेगा, आउटगोइंग भी मिलेगा। मैक्सिमम एरिया तक फील्ड लाइन एंटर करती है, मैक्सिमम एरिया के बाद फील्ड लाइन एग्जिट करने लग जाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, टोटल फील्ड लाइंस यानी टोटल फ्लक्स होना चाहिए 0। ठीक है, दोनों केस हमें समझ में आए, सिमेट्रिकल का भी और एसिमेट्रिकल का भी। और आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दिए जाते हैं, तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करें सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, और सभी केसेस के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करें। फील्ड हम सभी केस में यूनिफॉर्म मिलेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रखा है। हेमिस्फीयर ही है, फाइंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स। स्क्वायर आएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल है, तो आपको तो ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैक्सिमम एरिया कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैक्सिमम एरिया कितना। तो सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें कोई डाउट? मैक्सिमम एरिया बाई ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो, यही तो मिलेगा। इसके बाद रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज, तो एरिया कम होता जाएगा। तो फील्ड लाइन यहां से एंटर करेंगी और उसके बाद एग्जिट करने लगेगी, तो ये ई आउट हो गई, ये इन हो गई। जहां से एंटर कर रही वहीं पर एरिया वेक्टर बनाना होता है, ये एरिया वेक्टर बन गया। तो कितना एरिया रहा, पाई आर स्क्वायर। तो इनकमिंग कितना आ गया, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, आउटगोइंग कितना रहा, ई पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। टोटल तो हमेशा 0 आएगा, टोटल हमेशा 0 आएगा अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड लाइन तो हमें ये देखना है ना कि कितनी एंटर कर रही है। अगर होलो हुआ, इधर देखो, अगर होलो हुआ तो यहां तक एंटर नहीं करी, फिर वो यहां से एंटर करने लगी, किस सरफेस पर एंटर, यहीं से एग्जिट। तो हमें इसको किससे सोल्व करना होगा, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ देखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों इधर, यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। तो जनरल पॉइंट के लिए सोल्व करोगे और -90 से +90 इंटीग्रेट करोगे। लेकिन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हम सोल्व करते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम लॉजिक से भी देख सकते हैं। लॉजिक क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, 0। अब या तो आप दोनों की वैल्यू सोल्व कर पाओ, इनकमिंग भी पता हो, आउटगोइंग भी पता हो, या दोनों में से अगर कोई भी एक क्वांटिटी पता है तो सेकंड अपने आप सोल्व हो जाती है। मानो मुझे इनकमिंग पता है, आउटगोइंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या पता है केवल इनकमिंग, क्योंकि यहाँ तो सरफेस दिखेगी ना कि एरिया वेक्टर बन रहा है, लेकिन लॉजिक मुझे पता है। इनकमिंग का आंसर क्या आया, -e पाई आर स्क्वायर। आउटगोइंग का क्या आना चाहिए, +e पाई आर स्क्वायर। तभी टोटल कितना मिलेगा, 0। तो इंटीग्रेशन हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना, इंटीग्रेशन केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में, जब डेंसिटी वेरिएबल हो। उसके अलावा कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है, सिंपल वैल्यू रखकर हमें सारे आंसर मिलते हैं, इंटीग्रेशन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है, अब हमको क्या बोला, ये जो आपने फर्स्ट वाला स्क्वायर कट किया था उसको आपने कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया, अभी भी हेमिस्फीयर ही है, बट हमने इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। फील्ड में जिस तरीके से आपने प्लेस किया है बस उसका ओरिएंटेशन आपने चेंज किया। अब आपसे पूछा कि इसमें फ्लक्स कितना, तो अगेन देखो स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच हाथ रख के देखो, लेफ्ट राइट सेम है क्या, तो सिमेट्रिकल। तो कहां से कट करना पड़ेगा, बीच में से कट करना पड़ेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा क्या जो पहले देखा, ये तो है बाई 2, यही तो रहेगा। तो रेडियस थोड़ी आप हो जाएगी, रेडियस थोड़ी आप हो जाएगी, रेडियस तो आ ही रहेगी ना। क्या यही स्ट्रक्चर है जो बचा है, आधा इसमें ऊपर वाला आधा हमने हटा दिया, तो जो एरिया आपको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा।
अरे वो जो नींबू आधा काटा था ना, उसको एक बार तो ऐसे रख दिया, पहले वाला केस, इस बार हमने उसी को इस तरीके से रखा, तो उसका एक पीस और करो, क्वार्टर नींबू, तो हाफ पीस दिखेगी या नहीं दिखेगी? ये वाला हाफ पीस। तो इस नींबू के लिए 4 पार्ट करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 2 पार्ट नीचे है, तो 1/4 पार्ट, तो एरिया क्या रहेगा? हाफ। इसका रेडियस कितना है? r, और डिस्क हाफ बनी, कंप्लीट बनी है, हाफ डिस्क बनी है, तो 5 इन कितना? माइनस e पाई आर स्क्वायर बाय 2, और 5 आउट कितना? प्लस ए पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो लॉजिकल है, टोटल 0 आना चाहिए। अगेन आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इस बार आपने प्लेस किया सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस r है, लेंथ l है, तो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। आंसर नहीं बोलेंगे, सॉल्व करें। अच्छा अगेन बताओ, सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल? बिल्कुल बीच में आ सकते देखो हम तो, सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल, लेफ्ट राइट साइड तो सिमेट्रिकल, तो बिल्कुल मिडिल में से कट करना है। अब सोचो कि एक सॉलिड सिलेंडर को मिडिल में से कट करें, तो कटिंग सरफेस कैसे दिखेगी? रेक्टेंगल दिखेगा क्या? तो रेक्टेंगल बना दो, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी? 2r, क्योंकि बनेगा डायमीटर, इस सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी वो r, और आप तो पेरिफेरी टू पेरिफेरी मतलब यहाँ पे डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r, और ये टोटल स्ट्रक्चर आपको मिला। एरिया कितना रहा? एरिया हो गया रेक्टेंगल का 2rl, इनकमिंग माइनस e 2rl, आउटगोइंग प्लस e ये 2rl। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल मिडिल में से कट कर दें। असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बाय ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि फील्ड जो एरिया है वो हमें कहाँ कंसिडर करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फ्लक्स डिसाइड कर पाते हैं। जब भी आप एरिया कंसिडर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा। तो हमने कौन प्लेस कर दिया, रेडियस r है और इसका हाइट क्या है? हाइट h है। अगेन इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आंसर नहीं बोले, सॉल्व करने दे सबको। सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल? तो बिल्कुल मिडिल में से कट करेंगे, क्या दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा। अभी बैठने पे लेके आते ना कैप, इस कौन शेप का, अगर आप उस हेड को, कैप को कंप्रेस कर दो, पिचका दो, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा, लिखेगा नहीं दिखेगा। एक कोन बनाया हमने, आज वैसा भी कर सकते हैं, कागज का कोन बनाओ और उसको कंप्रेस कर दो, पिचका दो, तो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ट्रायंगल। क्या दिखेगा? तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका हाइट कितना गिवन है और रेडियस कितनी गिवन है? तो रेडियस r है, तो डायमीटर कितना रहेगा? 2r, और ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना रहा? RH, तो इनकमिंग कितना मिला? माइनस ERH, और आउटगोइंग कितना रहा? प्लस ERH। तो इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ही तो चेंज करना है, ये जो आपने कौन लिया इसको ऐसे प्लेस कर दो। अब आपसे पूछा गया आंसर क्या है? तो माइनस ए पाई आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिर यहाँ से एंटर करेगी, वही मैक्सिमम एरिया। तो आपसे पूछेंगे भाई कौन सरफेस का बताओ, तो प्लस ए पाई आर स्क्वायर। तो मतलब बाकी सब चीजें हमारी इसके पे डिपेंड करती है कि हमें कितना समझ में आया, किस लॉजिक को आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। तो मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर को आपने किस तरीके से रखा है। कौन अगर हमने सीधा रखा तो ये वाला एरिया मिलेगा मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कौन को अगर आपने टिल्ट कर दिया 90 डिग्री, तो अब ये एरिया मैक्सिमम है, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा कि इनकमिंग माइनस ए पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस से पासिंग कितना रहेगा? इतना ही आना चाहिए वापस, तो आउटगोइंग इतना ही है, ये सब जगह से आउटगोइंग ही है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया के बाद सारी फील्ड लाइन कैसी होती है? आउटगोइंग। मैक्सिमम एरिया तो सब इनकमिंग। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल पूछा गया, टोटल का आंसर क्या जाएगा? 0। कब?
when object placed in uniform electric field. Otherwise, outgoing पॉजिटिव, इनकमिंग नेगेटिव. क्लियर है क्या स्टेप? ठीक है, नोट हो गया? ओके. तो फ्लक्स हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड होता है आपका ए डॉट बी ए, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है. सेकंड मेथड भी है कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज लेते हैं एनक्लोज्ड चार्ज का. किसका? एनक्लोज चार्ज का. सेकंड मेथड यानी जो फाई होता है वो डिपेंड करता है एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट पर. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय 3D क्लोज्ड वॉल्यूम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी जो सरफेस हमें बनाना है वो कैसा होना चाहिए? 3D होना चाहिए और क्लोज वॉल्यूम होना चाहिए. जैसे रूम हो गया है ना, बोतल हो गई, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो ये सब कुछ टाइप के स्ट्रक्चर है. 3D पहली बात तो कैसा है? 3D और होने चाहिए क्लोज, ओपन नहीं होना चाहिए. कैसे होने चाहिए सारे? क्लोज होने चाहिए. यानी चार्ज पूरी तरीके से एनक्लोज्ड हो जाना चाहिए. एनक्लोज का मतलब बॉडी के अंदर, जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए. उसी चार्ज से हमें मतलब होता है. क्यों एनक्लोज का मतलब क्या है? चार्ज एनक्लोज बाय 3D क्लोज्ड वॉल्यूम एप्सिलॉन नॉट. और इसमें हमें मेन पॉइंट क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसकी बॉडी के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल चार्ज कितना है केवल वो आइडेंटिफाई करना है. अगर आप इजीली आइडेंटिफाई करता है, मतलब आइडेंटिफाई करना है इजीली, वो हार्ड हो कैसे भी है, डिफिकल्ट हो, अगर हमें चार्ज सोल्व कर लिया तो फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी. कुछ पैटर्न मैं यहाँ पे बताता हूँ. मानो हमें एक स्फीयर दिया, क्या दिया? एक स्फीयर दिया, और स्फीयर के सेंटर पे चार्ज पुट कर दिया क्यूब. तो क्या ये पूरा चार्ज एनक्लोज्ड है? तो फाई कितना मिलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, इसी चार्ज को हमने एक क्यूब के अंदर प्लेस किया. क्यूब के अंदर चार्ज को हमने प्लेस कर दिया. और आंसर? अच्छा, सिलेंडर में प्लेस कर दिया. और आंसर? क्यू बाई एप्सिलॉन. कोई आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर लिया, वॉल्यूम है, ये तो वॉल्यूम 3D क्लोज वॉल्यूम है, लेकिन इसके सेंटर पे आपने चार्ज प्लेस कर दिया. और आंसर? तो क्या सभी केसेस में फाई का आंसर हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिला? तो क्या बात समझ में आई कि जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता. सीधे सीधे मतलब किससे कि बॉडी के अंदर कितना चार्ज है उससे मतलब है. शेप और साइज पे कोई मतलब नहीं है. आपने स्फीयर लिया, कोन लिया, सिलेंडर लिया, कोई आर्बिट्रेरी वॉल्यूम लिया, लेकिन सभी केसेस में आंसर क्या मिला? सेम मिला. कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. सेकेंड एक केस में देखें कि मानो एक चार्ज और हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये बॉडी के अंदर लेकिन सेंटर पे नहीं है. एक यहाँ पुट किया, एक यहाँ पुट किया और एक यहाँ पुट किया. और आंसर कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. वापिस हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनक्लोज चार्ज सॉल्व करना. फर्स्ट में कितना आया, सेकंड में कितना आया, थर्ड में, फोर्थ में, सब में 2 आया. तो एक बात और कंफर्म हो गई कि चार्ज की लोकेशन पे भी डिपेंडेंसी नहीं है. तो मानो क्लास में भी 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी सीट अगर सब चेंज भी कर लें तो भी 100 ही देने वाले हैं. मतलब एनक्लोज जो है वो अमाउंट फिक्स है, लोकेशन पे कोई कंप्रेशन नहीं है कि कहीं पे भी हो, लेकिन होने का चाहिए इनसाइड द बॉडी, एनक्लोज बाय द बॉडी होने चाहिए. तो 2 पॉइंट हमें यहाँ से पता लगे कि बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सोलली किस पे डिपेंड करता है? नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा. क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये डायग्राम बना ले, 2-3 पॉइंट आप लिख लेंगे थ्योरेटिकल, बाकी सब न्यूमेरिकल पार्ट है. लिखे फर्स्ट पॉइंट. लिखे फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ shape and size of the object or of the volume. Shape and size of the volume. Flux is independent of shape and size of the volume. Second, flux is independent of location of charge
inside the volume, location of charge inside the volume, यानी लोकेशन पे और बॉडी की शेप और साइज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन total charge. It only depends on total charge enclosed by the surface. Total charge enclosed by the surface. ठीक है. अब कुछ मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ कि किस किस पैटर्न पर हमें क्वेश्चन मिल सकता है. तो आपको आंसर बताना है. मानो हमने एक स्फीयर लिया, जितने भी यहाँ पे गोले बन रहे हैं, जितने भी इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, सब क्या है? स्फीयर है. ठीक है. अलग अलग नहीं लिखेंगे, लेकिन सब क्या है? स्फीयर है. तो फर्स्ट हमने स्फीयर के अंदर एक वायर रखा जिसका लेंथ L है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और आपसे पूछा कि इसमें फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है. तो मेन पॉइंट क्या है? एनक्लोज चार्ज सोल्व करना. अगर हमें लेंथ गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो एनक्लोज चार्ज कैसे सोल्व करें? लैम्डा इंटू L. तो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L. Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L. तो यहाँ पर हमने पाई कैलकुलेट किया. पाई का वैल्यू रहा Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज आ गया आपका लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट. सोल्व हो गया. यानी पैटर्न पर बात करें कि पैटर्न हमें किस तरीके से मिल सकता है. जरूरी नहीं कि डिस्क्रीट चार्जेस ही रखे हों कि 2 क्यों रखा, 4 क्यों रखा, 5 क्यों रखा. अब बताओ कि आंसर क्या आएगा. ऐसा कंपल्सरी नहीं है. मानो यहाँ पे कोई शीट रखी हुई है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, विड्थ O है और लेंथ भी है. अब हमें कैलकुलेट करना पाई. शीट रखी हुई है, सिग्मा AB बाई एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर है तो चार्ज कैसे सोल्व होगा? सिग्मा इंटू एरिया से. लेकिन सिग्मा कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा. तो सिग्मा AB बाई एप्सिलॉन नॉट. मानो स्फीयर के अंदर हमने प्लेस किया, पहले वाले में वायर प्लेस किया, तो एक क्यूब प्लेस कर दिया. क्या प्लेस किया? एक क्यूब. क्यूब का साइड माना हमने एक क्यूब प्लेस कर दिया, और इसका चार्ज डेंसिटी है रो. चार्ज डेंसिटी क्या है? रो. अगेन आपसे पूछा गया फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, तो इस बारे में वॉल्यूम चाहिए क्या? तो क्यूब का वॉल्यूम कितना? तो आंसर क्या आ जाएगा? रो ए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट. तो पैटर्न है अलग अलग. स्फीयर में प्लेस कर दिया कैपेसिटर. अब आंसर क्यों? कैपेसिटर का चार्ज नहीं होता क्या? हाँ, होता या नहीं होता? अच्छा, नेट चार्ज 0 होता है. अच्छा, एक कैपेसिटर दिया जिसपे चार्ज है Q माइनस Q, तो नेट चार्ज कितना? लेकिन आपसे पूछा चार्ज ऑन कैपेसिटर Q. फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो Q. फाइंड नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो 0. समझ में आ रही बात? चार्ज ऑन कैपेसिटर Q, नेट चार्ज 0. तो किसी भी कैपेसिटर को अगर हम फ्लैट सरफेस के अंदर प्लेस कर दें तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0. और नेट चार्ज 0 से पाई कितना मिलेगा? 0. स्फीयर लिया, स्फीयर के अंदर हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया. डाइपोल. अब डाइपोल होता क्या है? टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल. तो बोला गया कि डाइपोल प्लेस किया, तो डाइपोल प्लेस करने पर एनक्लोज चार्ज कितना हो जाता है? 0. तो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल कितना है? टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है? 0. तो फ्लक्स कितना मिलेगा? 0. अब आप बोला गया कि 2 डाइपोल रख दिए, तो भी 0. 4 डाइपोल रख दिए, तो भी 0. इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड सभी अवेलेबल चार्जेस का होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सभी अवेलेबल चार्जेस का होता है, लेकिन जो फ्लक्स होता है वो केवल एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड आउटसाइड जितने भी अवेलेबल चार्जेस है सभी का इफेक्ट आएगा, लेकिन फ्लक्स में किसका इफेक्ट आएगा? जो चार्ज एनक्लोज्ड है, आउटर चार्ज का कोई इफेक्ट उस पर कंसिडर नहीं होगा.
ये प्रथम गॉस थ्योरम है, यूरो डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पर हम नोट भी कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखें कि फ्लो है वो एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करेगा, आउटर चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सभी चार्जेस का होता है, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, जितने भी चार्जेस अवेलेबल है सभी का हमें कंसीडर करना होता है में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या समझा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो टोटल फ्लक्स कितना मिलता है, 0 मिलता है। वहां पे इनकमिंग प्लस आउटगोइंग का वैल्यू आता है 0। यहाँ पर हम डील कर रहे हैं विद चार्ज, तो चार्ज के रेस्पेक्ट में आंसर दूसरा आएगा कि अगर बॉडी के पास चार्ज क्यू है, बॉडी के पास चार्ज कितना है, तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो 0 नहीं होगा, कितना आएगा वो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। या तो सारा इनकमिंग ही होगा या सारा आउटगोइंग ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा फ्लक्स इनकमिंग है आधा फ्लक्स आउटगोइंग है, या तो इनकमिंग ही होगा या आउटगोइंग होगा। टोटल चार्ज की हम बात करें, या तो टोटल चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो आउटगोइंग, फिर लाइन डाल जाती हुई, नेगेटिव मिलेगा तो इनकमिंग को भी फुल लाइन एंटर करेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि टोटल कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर टोटल चार्ज ही 0 है तो अलग बात है, चार्ज ही 0 है तो अलग बात है, बाकी डिपेंड किस पे करता है, एनक्लोज चार्ज पे। अगर एनक्लोज चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब फुल लाइन जनरेट हो रही है। एनक्लोज चार्ज अगर नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव, इसका मतलब फुल लाइन सरफेस में एंटर कर रही है, तो या तो इनकमिंग ही मिलेगी या आउटगोइंग ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इनकमिंग भी होगी और आउटगोइंग भी होगी, दोनों केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। हमें एक स्फीयर गिवन है और स्फीयर के सेंटर पे हमने चार्ज पुट किया कैपिटल क्यू, यहाँ पर एक सेगमेंट बना दिया और इस सेगमेंट बनाने के बाद हमारे पास 2 सेगमेंट आ गए, फर्स्ट और सेकंड। माना कि फर्स्ट सेगमेंट से पासिंग फ्लक्स फाई है, तो सेकंड सेगमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा यह हमें बताना है। और यहाँ पर एंगल गिवन है 60 डिग्री, फर्स्ट सेगमेंट का कितना एंगल है, 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन वापस से देखें, स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे चार्ज क्यू है, उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और फर्स्ट सेगमेंट से पासिंग फ्लक्स कितना है, 5। तो सेकंड सेगमेंट से पासिंग फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो लॉजिकली सोचो, बॉडी से पासिंग टोटल फ्लक्स कितना है ये बताओ पहले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि बॉडी से पासिंग जो टोटल फ्लक्स है वो आपका है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो टोटल फ्लक्स है वो कौन कौन सी सरफेस से पास हो रहा है, φ1 प्लस φ2, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या हमें φ1 का वैल्यू गिवन है तो φ2 सोल्व हो जाएगा ना, तो φ2 इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। अभी तो बोला कि कभी भी 0 नहीं होगा, पहली बात। बॉडी के अंदर कितना चार्ज होगा उस पर डिपेंड करता है, यानी जो टोटल फ्लक्स आपको मिलेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और टोटल फ्लक्स मिला 100, मान लो 100 में से एक सरफेस से निकल गया 20, तो रिमेनिंग से कितना जाएगा 80, तो टोटल में से वो जो निकल गया उसको माइनस करो, तो टोटल कितना आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें से माइनस कर दिया फर्स्ट सरफेस का, रिमेनिंग जो किससे पास होगा, सेकंड से। एंगल वगैरह सब कंफ्यूजन के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उससे आंसर का कोई लेना देना नहीं है। सारी बात समझ, तो राइट टोटल फिक्स है, किसी पर्टिकुलर फेज से चला गया वो पता है, ठीक है, रिमेनिंग फेज का सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमें सिलेंडर बेसिस पे भी मिलता है कि आपको एक सिलेंडर बना के दिया गया, ठीक है, एक हमें सिलेंडर गिवन है और सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पे मिड पॉइंट पर हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया। कौन से पॉइंट पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर बोला गया कि जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाई है, तो सर्कुलर सरफेस से पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट करो। फाई सर्कुलर हमें सॉल्व करना है।
पॉइंट पे रखा है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें फॉर्मेट नहीं मिलता, क्योंकि अगर फॉर्मेट मिलेगा तो वो डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, वो फिर इक्वेशन बेस पर फॉर्मूला लगाकर हमें सोल्व करना पड़ता है। दोनों सर्कुलर प्लेट से सेम है क्या? और दोनों सर्कुलर प्लेट का एरिया भी सेम है। अब तो लॉजिकली सोचो, जितनी फील्ड लाइन इधर से पास होगी, क्या उतनी ही फील्ड लाइन इधर से भी पास होगी? और नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस नोन एज फ्लक्स। तो ऐसे लाइन बना के सोल्व नहीं करो, हम सीधा लॉजिक समझे। चार्ज की लोकेशन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से सेम है, चार्ज की लोकेशन पर्टिकुलर एरिया से सेम है, तो उनसे पासिंग फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस, वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मान लो हमने क्यूब लिया, क्या लिया? एक क्यूब लिया, और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज को प्लेस कर दिया, सेंटर पर। तो आपसे पूछा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना? क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब के पास कितनी फेसेस होती हैं? तो आपसे पूछा कि पर फेस कितना? तो ये बाई 6 किया, क्योंकि चार्ज की लोकेशन हमने रखा है बिल्कुल सेंटर पे, मिड पॉइंट पर, और वहां से सभी फेसेस का डिस्टेंस सेम है, सभी फेसेस का एरिया सेम है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए फ्लक्स को हमने क्या करा? इक्वली डिवाइड किया, कितने पार्ट में? तो पर फेस कितना मिला हमें आंसर? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो वो लॉजिक यहाँ पे भी यूज होगा। चार्ज की लोकेशन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा उतना इधर से भी पास होना चाहिए। तो अब सर्कुलर प्लेट्स कितनी है? 2 है ना, एक इधर, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो आप ये बोल सकते हैं कि 2πc प्लस 5 कर्व, ये टोटल हो गया। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? Q/एप्सिलॉन, और जिसमें 5 कर्व का वैल्यू आपको गिवन है 5, तो 2πc प्लस 5 इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन। तो यहां से आपने 5c कैलकुलेट किया, 1/2 Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, है ना। और इसको भी आप नोट करके रखना कि हमने मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट पर क्यूब के सेंटर पॉइंट पे चार्ज को प्लेस किया। पूछा गया फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, Q/एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू पर फेस, तो 1/6 ऑफ टोटल। क्यों? क्योंकि चार्ज का लोकेशन सभी जगह से, सभी सरफेस से आइडेंटिकल रखा हुआ है, सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस भी हमें सेम ही मिलेगी, है ना। अभी हमें दिया 5, तो उसको हमें कंसिडर करना होगा कि Q/एप्सिलॉन में से, टोटल में से जो एक सरफेस से पासिंग है उसको कर दिया माइनस, तो रिमेनिंग सरफेस से पासिंग हमें मिल जाएगा, क्योंकि टोटल का वैल्यू Q/एप्सिलॉन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया? एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है? r, और सेंटर से r डिस्टेंस पर एक वायर आपने पास कर दिया, वायर जिसका डेंसिटी कितना है? प्लस लैम्डा, और फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर हमें सोल्व करना है। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग रखो कि अगर फ्लक्स हमें सोल्व करना है तो रिक्वायरमेंट किसकी है? चार्ज की। कौन सा चार्ज? एनक्लोज चार्ज। कौन सा चार्ज? एनक्लोज चार्ज। अब एनक्लोज चार्ज आप सोल्व कैसे कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सोचो, आंसर मिल जाएगा। करो ट्राई। लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द स्फीयर, वो चाहिए। तो लैम्डा दिया है, अब जितना वायर स्फीयर के अंदर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज मिल जाएगा, लैम्डा इन 12। तो मेन पॉइंट क्या है कि हम इस वायर का लेंथ सोल्व कर पाए, यहां से यहां तक कितना लेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्व कर पाए तो आंसर मिल जाएगा। तो जब हम सेंटर को सर्कमफ्रेंस से कनेक्ट करेंगे, तो ये तो स्मॉल आर, और ये कितना है? कैपिटल आर। तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितनी बनेगी? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इन अंडर रूट। सिमिलरली जब इसको आप नीचे सर्कमफ्रेंस से कनेक्ट करोगे तो भी वही लेंथ आएगी, इसका वैल्यू भी कितना? स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट। टोटल लेंथ कितनी आ गई? दोनों का सम, तो आंसर सोल्व हो गया। 2 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर लैम्डा दिया है तो पहले लेंथ के बारे में सोचो, लेंथ आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्योंकि लैम्डा इन 12 क्या है? चार्ज।
किसका एंगल, किसका एंगल ये बताओ, यहाँ का या यहाँ का, ये वाला कैसे लेंगे, हमें थोड़ी पता है कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो 90 डिग्री लेने के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया था ना, कुछ याद हो आपको, इधर क्यों रखा था, इधर क्यों रखा था, यहाँ पूछा था कितना एंगल बन रहा है, कोई बच्चों ने बोला था 90, भी कैसे पता, जब तक देंगे नहीं हमें नहीं पता, या तो हमें साइड्स दी जाए कि यहाँ पे 45 बन रहा हो तो हम बोल देंगे तो इधर भी 45 इधर भी 45 तो टोटल 90 है ना। जब तक गिवन नहीं है तब तक हम नहीं माने उसको, और जो टर्म आपको दिया उसी टर्म में कैलकुलेट करें। हो जाएगा। अच्छा बताओ कि एक और स्फीयर हमें दिया है, स्फीयर का रेडियस कितना है, स्फीयर का रेडियस है r, कि स्फीयर का डायमीटर, स्फीयर का डायमीटर, और यहां से एक वायर पास किया गया है, इसका डेंसिटी है प्लस लैम्डा, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। पासिंग फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, आंसर नहीं बोले, सोल्व करें। फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है, आंसर पूछा जाएगा तभी बताएं। अगेन ढूंढना क्या है, लेंथ, तो लैम्डा दिया तो क्या ढूंढना है, लेंथ, लेंथ फाइंड हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कितना लेंथ आएगा, अच्छा डायमीटर कितना है ये बताओ पहले, ये तो 2r है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और ये लेंथ कितना होगा, 2r cos 30, और क्या इसका कंपोनेंट नहीं है 30, तो डायमीटर तो मैक्सिमम लेंथ होता है ना, डायमीटर मैक्सिमम लेंथ होता है, बाकी सब लेंथ उससे कम ही आएगी, जितने भी आप कोड बनाओ, कोड का लेंथ तो कम ही आएगा ना, तो डायमीटर मैक्सिमम लेंथ है, तो इसी डायमीटर का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा जो आप L फाइंड कर सकते हैं। तो L का वैल्यू क्या रहा, 2r cos 30, cos 30 कितना होता है, तो लेंथ कितनी आ गई, √3r, पाई कैसे लिखोगे, लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ये बनेगा, ये यहाँ बनेगा 90, ऐसे परपेंडिकुलर से सीधा नहीं डालना है, यहाँ डालेगा कॉर्नर पर, प्रॉपर्टी है। दूसरी बात ये बताओ कि मैक्सिमम लेंथ तो डायमीटर ही होता है ना, उससे बड़ी लेंथ तो अंदर बन ही नहीं सकती, कहीं से भी पास कर दो, कोड का लेंथ हमेशा डायमीटर से कम ही होगा, और मैक्सिमम लेंथ वाला जो कोड होता है वही डायमीटर होता है, तो बाकी और किसी भी पॉइंट से आप क्रॉस करवाओ, कहीं से भी क्रॉस करवाओ, उसका लेंथ 2r से कम ही आएगा, कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, कहीं से भी क्रॉस करा दो, मैक्सिमम किसका रहेगा, जो उसका डायमीटर होगा, बाकी सभी का डायमीटर से कम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो लेंथ के लिए हमें किसका कंपोनेंट देखना है, 2r का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एंगल 2r cos 30, तब वो सोल्व होगा। ठीक है।